हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्या एडवेंचर्स। आज के वीडियो में हम Z3 देखेंगे कि Z3 है क्या, उसे कैसे यूज़ करते हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग में उसका क्या नीड है, कैसे हमें रिवर्स इंजीनियरिंग में हेल्प कर सकता है या क्रैक में सॉल्व करने में। तो Z3 एक्चुअल पे एक सैट एसएमटी सॉल्वर है। तो अभी सैट और एसएमटी सॉल्वर क्या है, मतलब अगर बेसिक टर्म्स में देखा जाए तो ऐसा समझ लो कि वो एक ऐसा टूल है कि जिसमें हम कुछ इक्वेशंस देते हैं कि जैसा 3-4 इक्वेशन दिए और पूछते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हमें लगेंगी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर इसका थोड़ा डीप पड़ता है तो बेसिकली ये यही होता है। सेट का मतलब यही है कि बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम। इसमें मतलब हम जो भी इक्वेशंस देते हैं वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये मतलब ये कुछ अननोन वैल्यूज़ होती है x1 x2 xn और उनके बीच में और ऐड कर देता है, ये और नोटेशन है, और ऐसे पेयर्स क्रिएट करता है और फिर ये पेयर्स को एंड करता है। मतलब ये एकदम बेसिक ब्लॉक्स में उनको कन्वर्ट कर देता है जिसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाए। हमें इतना डीप में नहीं जाना है, पर किसी को पढ़ना हो तो ये विकीपीडिया का पेज है, पढ़ सकता है। तो ये एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ टूल है Z3। तो अच्छी बात इसकी ये है कि हम इसको मतलब इसके पाइथन के बाइंडिंग्स है तो हम इसको डायरेक्टली पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक बहुत ही वियर्ड सी लैंग्वेज होती है, जो ये एक आर्टिकल है प्रोग्रामिंग Z3, ये मैं लिंक कर दूंगा। तो एक बहुत ही वियर्ड सी लैंग्वेज होती है ये, ऐसा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमें ये यूज़ नहीं करना है। इसमें पाइथन की बाइंडिंग्स है तो हम डायरेक्टली पाइथन में इसका कोड कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल है कि बस पिप कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल Z3 सॉल्वर। ये ध्यान रखना, अगर तुम सिर्फ पिप इंस्टॉल Z3 करोगे तो कुछ एक एम्प्टी पैकेज डाउनलोड हो जाता है, पर ये याद रखना कि पिप इंस्टॉल Z3 सॉल्वर, ठीक है। तो मैंने तो ये पहले से इंस्टॉल कर लिया, तो ये विंडोज़ और लिनक्स दोनों में वर्क करता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं जाती इंस्टॉल करने में। अब एक सिंपल सा क्रैक में देखते हैं जो मैंने खुद से लिखा हूँ, जिसको हम Z3 से सॉल्व करेंगे। तो हाँ, ये मतलब सिंपल सा है कि हमने एक फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर किया जिस पे आप यूज़र से इनपुट लेंगे। यहाँ पे मैंने printf किया, एंटर द फ्लैग, ये कुछ हिंट है, ये मैंने प्रिंट किया, एंटर द फ्लैग। और फिर स्कैनफ से मैं 16 कैरेक्टर्स, 16 प्लस और एक नल बाइट फ्लैग वेरिएबल में लिया। और ये बहुत सारे मैं मैथमेटिकल इक्वेशंस कर रहा हूँ। अगर ये सारे के सारे ट्रू हो गए तो फिर मैं प्रिंट करूँगा करेक्ट फ्लैग, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे आऊँगा और प्रिंट करूँगा इनकरेक्ट फ्लैग। और ये मतलब इसका फ्लैग है एक्चुअल फ्लैग, पर ये हमें पता नहीं है, ये हमको Z3 ढूंढ के बताएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्रैक में। पहले मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, GCC से ही सिंपल कंपाइल कर लूँगा, क्रैकमी.c। मैं ये विंडोज़ में कर रहा हूँ, लिनक्स में भी सेम ही होगा, उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं रहेगा। तो अब अगर मैं क्रैकमी.exe करूँ, एक यहाँ पे मुझे एक न्यू लाइन कैरेक्टर देना चाहिए। फिर से कंपाइल करता हूँ, सॉरी, हाँ। अब जैसा मैंने कुछ फ्लैग दिया, इनकरेक्ट फ्लैग, और अगर मैंने ये वाला दिया जो इसका एक्चुअल फ्लैग है, जो मैंने देख के क्रैक में क्रिएट किया, ये देता हूँ, हाँ, तो करेक्ट फ्लैग। पर ये हमको Z3 से फाइंड आउट करना है कि Z3 से कैसे मिलेगा। तो जनरली हम जब CTF में देखते हैं रिवर्सिंग चैलेंजेस, तो हमें सोर्स कोड नहीं मिलता है, हमें डायरेक्टली बाइनरी मिलती है। तो हम सोर्स कोड अभी नहीं देखेंगे, सोर्स कोड को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं अभी के लिए घीडरा में ओपन करता हूँ। जनरली अगर ऐसा कभी कोई क्रैक में आए जिसमें मतलब कि SMT वगैरह से सॉल्व करना है, तो बिना कुछ सोचे समझे कोई भी एक डिकम्पाइलर से इसको ओपन कर लो, क्योंकि उससे हमें इक्वेशंस निकालना बहुत ही ईजी पड़ जाता है। इसको ओपन करता हूँ मैं से, एनालाइज। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसे एनालाइज होने में, ये छोटी बाइनरी है। मेन फंक्शन में जाते हैं, ये मेन फंक्शन, ठीक है। हमें वही दिख रहा है जो हमने किए, ये हिंट प्रिंट हुआ, फिर ये एंटर फ्लैग। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये स्कैनफ में सिर्फ ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग है, लेकिन ये कहाँ पे स्टोर कर रहा है बता रहा नहीं है। पर एक चीज़ हमने देखी थी, अगर ये क्रैक में देखें तो मैंने स्टार्टिंग में ये मेम सेट किया हूँ, जो फ्लैग वेरिएबल है उसको मैंने 0 किया हूँ। तो मतलब कि ये हमारा फ्लैग वेरिएबल है जो कि यहाँ पर है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ फ्लैग। पर इसके बाद अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये मतलब बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा, पर यहाँ पे जो क्रैक में है जनरली कैसा होता है कि जब हम स्कैनफ कर रहे हैं
तो मतलब एक के बाद एक पूरा मतलब कि ऐसा अरे रहता है, तो वो एक के बाद एक पूरे कैरेक्टर्स उसको स्टोर करता है। पर गिडरा ये समझ नहीं पाया, गिडरा को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स है, तो हमें इसको एक ही वेरिएबल मतलब फ्लैग वेरिएबल बनाना है। तो इसके लिए है राइट क्लिक करना और ये रीटाइप वेरिएबल, कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं, रीटाइप वेरिएबल। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे जब मैं 17 कैरेक्टर्स ले रहा हूँ, मतलब कि 17 प्लस नल बाइट, तो मतलब इसका साइज 17 है, तो यहाँ पे मैं बस कर दूंगा कैर ऑफ 17, ठीक है। मैं ओके दबाऊंगा तो अभी देखेंगे तो कोड एकदम क्लीन हो गया और ये इक्वेशंस भी एकदम सिंपल से हो गई, ठीक है। अब हमारा मेन गोल यही था कि बस ये इक्वेशंस को हमको बाइनरी से निकालना है और C3 को देके सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं ये जो मेन इक्वेशंस है उसको कॉपी कर लेता हूँ, एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा पहले प्रिटी करना पड़ेगा, C3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मैं इसे ये इक्वेशंस को निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये बस बेसिक ब्रैकेट्स वगैरह रिमूव कर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं। तो ये मैंने इक्वेशंस निकाल लिया। अब मैं एक्चुअल C3 की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूँगा। जनरली मैं ऐसे ही पूरा का पूरा Z3 इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम C3 इंपोर्ट एवरीथिंग, ठीक है, मैं सब कुछ इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें एक्चुअल में वो फ्लैग ढूंढ के मुझे बताएगा एक अननोन वेरिएबल। तो मैं उसको नाम दे देता हूँ फ्लैग, मतलब ईजी पड़ेगा मुझे वो करने में। तो अब हमें यहीं पे मालूम है कि जब हम क्रैकमी को रन करते हैं तो वो हमें बताता है कि हिंट में ही कि जो हमारा फ्लैग है वो 17 कैरेक्टर्स लॉन्ग है। तो हमें फ्लैग की लेंथ पता है 17 है, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ फ्लैग साइज इक्वल टू 70, ठीक है। अब C3 में जब भी जो वेरिएबल्स होते हैं वह मतलब अननोन होते हैं, वो एक्चुअल में हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती, तो वो जो अननोन होता है वो होता है बिट वेक्टर होता है वो। तो यहाँ पे बिट वेक्टर हमें इसको एक नेम देना पड़ता है जो रहेगा फ्लैग, और यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ आई, क्योंकि अगर 17 है तो सबका नाम चेंज रहना चाहिए और डिफरेंट रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक आई दे दिया और यहाँ पे उसका साइज़ देना पड़ता है। अब ये क्योंकि कैरेक्टर अरे है तो इसका साइज़ होगा 8, ठीक है। फॉर आई इन रेंज ऑफ फ्लैग साइज, ठीक है। एक मिनट के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब प्रिंट करके देखते हैं कि फ्लैग में है क्या। हाँ, तो ये देखोगे कि ये इसने पूरा बना दिया, फ्लैग 0, फ्लैग 1, फ्लैग 2, ये सारे अननोन वेरिएबल्स है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, पर C3 हमें ढूंढ के बताएगा कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। तब आगे प्रोग्राम करते हैं इसका। तो C3 में जब भी हम मतलब उसको कंडीशन सेट करना है तो हमें पहले एक सॉल्वर बनाना पड़ता है। तो ये मतलब C3 के अंदर एक सॉल्वर फंक्शन होता है, एस इक्वल टू सॉल्वर मैंने बना दिया। अब मुझे कंडीशन सेट करना है कि हमें बताना पड़ेगा कि क्या कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी हमारा वैल्यू आएगा। तो अब ये कंडीशंस मैंने पहले ही एक्सट्रैक्ट किया गेड्रा से, तो ये सारी की सारी कंडीशंस हमें उसको देना है कि ये सब कंडीशंस लो और क्या इसका मतलब क्या वैल्यूज से ये कंडीशंस ट्रू होती है। तो ये जो सबलाइम में एक बढ़िया फीचर है कि अगर हमें बहुत सारे कर्सर होना तो पूरी लाइन सिलेक्ट कर लो और Ctrl+Shift+L प्रेस करो, तो ये बहुत सारे कर्सर आ जाते हैं यहाँ पे। तो इससे इजी पड़ जाता है कि यहाँ पे हम एक साथ सब पे टाइप कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्वर है उसमें ये ऐड फंक्शन होता है जिससे हम मतलब कि कंडीशंस ऐड कर सकते हैं कि मतलब कि ये कंडीशन है कि ये ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। अब मैंने ये कंडीशन सेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा अब मैं चेक करूँगा कि ये सेटिस्फाइबल है क्या, मतलब ये जो मैंने कंडीशंस दिया तो उससे ये सेटिस्फाई हो सकता है क्या प्रॉब्लम। तो इसके लिए एक फंक्शन है solver.check, मतलब s.check हमारा, और प्रिंट करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो सकता है क्या। और कुछ एरर आया यहाँ पे,
हाँ, ये यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि ये एक्चुअल में हमारा इंटीजर है और हम इसको कंपेयर कर रहे हैं एक कैरेक्टर से, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जितने भी सब जगह पे इसको बस ऑड कर दूंगा, ORD, ठीक है। तो इससे ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे रह गया, ठीक है। अब फिर से करके देखते हैं, और ये बोलता है सेट का मतलब हो गया कि ये सेटिस्फाइबल है और इसको कोई सॉल्यूशन मिल गया। मतलब कि अब अगर इसको सॉल्यूशन मिल गया तो हम चाहते हैं कि वो प्रिंट करें इफ s.check इक्वल टू सेट, मतलब सेटिस्फाइबल है। तो मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन इक्वल टू s.model, मॉडल में सॉल्यूशन होता है, मैं प्रिंट करूँगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूँगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? ओह हाँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये एक्चुअल में फंक्शन है। हाँ, अब होगा। अब इसने सॉल्यूशन प्रिंट कर दिया, पर ये इंटीजर्स है, लेकिन मुझे कैरेक्टर फॉर्म में होना, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक लूप लगाना पड़ेगा। लूप में क्या करूँगा मैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ फ्लैग साइज, ठीक है। क्या करना है मुझे, मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन ऑफ फ्लैग ऑफ आई, इसका ये ऐसा फॉर्म होता है, और इसको प्रिंट करके देखते हैं। हाँ, ये आ गई, पर ये एक्चुअल में वो नहीं है, इंटीजर्स नहीं है। अगर मैं इसका टाइप देखूँ, इसका टाइप अगर मैं प्रिंट करूँ, तो इसका टाइप ये Z3 बिट वेक्टर है। तो हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन है .as_long। एज लॉन्ग अगर मैं कर दूँ तो ये इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गए, तो मेरे को इसको CHR में कन्वर्ट करना है, और एक वेरिएबल रखूँगा मैं, वो जो आउटपुट है मेरा, और मैं इसमें अपेंड कर दूँगा। हाँ, अब मैं प्रिंट कर लूँगा ओ क्या आता है, तो ये आया, लेकिन इसमें कम कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। कम इसलिए दिख रहे हैं, अगर मैं इसको एज अ बाइट अरे करूँ, एज अ बाइट अरे प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे देखोगे कुछ नल बाइट्स है। अब ये जो फ्लैग है जो Z3 ने हमें दिया, ये एक्चुअल में करेक्ट है और ये वर्क भी करेगा, पर इसमें नल बाइट्स है। और अगर हम क्रैकमी को रन करके देखें तो उसमें एक हिंट दिया था कि जो फ्लैग है हमारा वो FLAG कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं और कंडीशन सेट करूँगा, ये हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे और कंडीशन सेट करूँगा। और कंडीशंस क्या, मैं सबसे पहले तो ये ऐड करूँगा कि जितने भी कैरेक्टर्स है वो प्रिंटेबल रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐड करूँगा फ्लैग साइज, मैं क्या करूँगा s.add फ्लैग ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन 32। ये एक्चुअल में मतलब पैरा प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है, जो कि होता है स्पेस, ठीक है। और एक और ऐड करूँगा कि फ्लैग ऑफ आई शुड बी लेस देन 127। तो जो 126 है ना, वो हमारा लास्ट प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है, वो कि है टिल्ड, तो ये 127 से लेस होना चाहिए। ये कंडीशन ऐड किया। अब सिंपली ऐसे ही रन करके देखते हैं कि क्या सोल्यूशन मिलता है पाइथन, ठीक है। तो हमें ये एक मिला, इसको ये भी करेक्ट ही है। हम एक बार रन करके देखते हैं कि करेक्ट है क्या। मैंने ये किया, ये दिया करेक्ट फ्लैग, पर हमें हिंट पे बोला था कि ये फ्लैग से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम ये कंडीशंस को भी ऐड कर देंगे। तो ये कंडीशंस का मतलब है कि जो फ्लैग ऑफ 0 है मेरा, वो इक्वल होना चाहिए ऑर्ड ऑफ f। इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा कंडीशंस में, हमारे सॉल्वर के कंडीशंस में, ठीक है। फ्लैग ऑफ 1 जो है मेरा वो L होना चाहिए, फ्लैग ऑफ 2 जो है मेरा वो A होना चाहिए, और ये G होना चाहिए फ्लैग ऑफ 3। अब रन करके देखते हैं, ये नहीं, ये, तो ये मुझे फ्लैग मिल गया। और ये हम चेक करते हैं कि जो हमने एक्चुअल में सेट किया था क्रैक में, ये वही है क्या, और देखेंगे तो ये वही चीज़ है, सेम फ्लैग है। और रन करके देखते हैं इसको क्रैक में एंटर किया, करेक्ट फ्लैग। तो हाँ, ये वीडियो का बस यही मोटिव था कि बताना कि Z3 को कैसे यूज़ करना रिवर्स इंजीनियरिंग में हमारी हेल्प करने के लिए। आजकल इससे भी एडवांस एक टूल आ गया है जो कि एंगर, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर इंटरनली एंगर भी Z3 ही यूज़ करता है, इंटरनली वो यही यूज़ करता है। ये इक्वेशन जो हम बना रहे हैं, ये इक्वेशंस वो इंटरनली खुद ही बनाता है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। पर ये फिर भी बहुत पावरफुल टूल है, मतलब
मतलब कि इसमें हम ये तो मैंने सिर्फ बेसिक्स बताया एकदम, ये तो बहुत एडवांस टूल है। अगर इसके बारे में और पढ़ना है तो ये 2 लिंक्स है। ये एक है पाइथन, मतलब ये एक लिंक है जिसमें पाइथन का एपीआई यूज़ करके, मतलब पाइथन की बाइंडिंग्स यूज़ करके बताया है कि और कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे ये रियल टाइप है, इस पर कुछ इंट टाइप होता है, बुलियन टाइप होता है, तो उसको कैसे यूज़ करना है, ये गाइड है। और ये एक थोड़ा सा डीप गया हुआ ये है, बहुत डीपली पढ़ाया है कि कैसे C3 की प्रोग्रामिंग करना, वो ये भी एक है, लेकिन ये बहुत डीप पढ़ाया हुआ है। तो ये दोनों मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।